नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है और हमारे साथ साथ हैं श्री एन के सिंह जी। इनका स्वागत करने से पहले मैं एक घटना बताता हूँ। कभी-कभी अपनी चीज़ों के बारे में अगर कोई अच्छी बात या लिखे या संदेशा दे तो मन को लगता है कि हाँ, आपने कोई सार्थक काम किया। कल बेंगलुरु से एक मैसेज आया, एन के सिंह जी, जब मैंने आपके नाम की घोषणा की, तो बेंगलुरु से एक मैसेज आया चड्ढा साहब का, प्रहलाद सिंह चड्ढा का। सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति हैं। उन्होंने एक लाइन में लिखा कि स्टार को जर्नलिस्ट को जो स्टार बनाने की कोशिश आपने की है, ये कोशिश नहीं है, ये सचमुच स्टार जर्नलिस्ट है। इसके लिए आपको धन्यवाद। तो मुझे लगा कि हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि वो सारे लोग जिन्होंने अपने समय में समाज को प्रभावित किया और आज भी अपनी बातों से प्रभावित कर रहे हैं, जिनको लोग सुनना चाहते हैं, ऐसे ही श्री एन के सिंह जी, भारत के स्टार जर्नलिस्ट, हमारे साथ हैं। सिंह साहब, आपका स्वागत है। और बहुत पहला सवाल आपसे, सवाल क्या है, बातचीत है। एन के सिंह पत्रकारिता में क्यों आए और ये एन के सिंह नाम का जो जीव है, ये है क्या? इसको थोड़ा परिभाषित कीजिए। हाँ, अगर गीता के दर्शन के हिसाब से लेंगे तो जीव ही है। सभी जो सांस ले रहे हैं वो जीव हैं। एक बात बताइए, पत्रकारिता में क्यों आए? आमतौर पे जब ये सवाल किया जाता है और इसका जवाब होता है कि साहब हम समाज में कुछ करना चाहते थे, कुछ जज्बा था, करना चाहते थे। देखिए, ये बहुत करेक्ट आंसर नहीं होता है, ये साफ और बेबाक आंसर नहीं होता है। आप जब लाइफ में आते हैं तो कई चीजें आपको ग्रेविटेट, आपको अट्रैक्ट करती हैं, और जब अट्रैक्ट करती हैं तो आप उसमें से एक में किसी में जुड़ जाते हैं। रास्ता अच्छा लगा, रिकॉग्निशन मिला, आगे बढ़ते गए। अब वहां पे आता है कि क्यों कोई संतोष भारती हो जाता है और क्यों कोई सड़क पे कुछ दिनों के बाद सड़क के बाहर हो जाता है। इसमें उसकी जिजीविषा और इसमें उसकी लगन उस प्रोफेशन के प्रति, द काइंड ऑफ perseverance that you put in that entire exercise, that is what makes you what you are. आज आप तो हमको बाकी से आप एक नए योग कर रहे हैं, और यह है कि आपने मैं स्टार क्रिएट करता हूं, इसको बदल के कहा कि नहीं, मैं स्टार को रिकॉग्नाइज करता हूं और स्टार को ही आइडेंटिफाई करता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं स्टार हूं कि नहीं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता में जो आने का सवाल है, ये हम कहें और बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व, हाँ, नैतिक आदमी को ही पत्रकारिता में आना चाहिए, जो दबाव के क्षणों में टूट जाता है। मुझे याद है एक घटना हुई, एक टेलीविजन चैनल का मालिक गिरफ्तार हुआ। जब वो गिरफ्तार हुआ तो एक एंकर महोदय, इसके कान में पीसीआर से आवाज हुई कि साहब सीएमडी गिरफ्तार हो गए। तो उसने कहना शुरू किया उसी समय कि देखिए, इमरजेंसी के बाद ये पहला हमला है भारत के प्रजातंत्र पे। और 5-7 बार उसने कहा। जब बुलेटिन खत्म हुआ और उसको गालियां पड़ने लगी पूरे हिंदुस्तान से कि जिस मामले में गिरफ्तार हुआ है वो प्रजातंत्र पे हमला नहीं, तो खैर उसको रियलाइज हुआ। जब आप दबाव के क्षणों में भी तन के खड़े होते हैं, क्योंकि आदतन आप नैतिक हैं, और जैसे ही आपके कान में पीसीआर की आवाज आती है कि मालिक गिरफ्तार हो गए, तो आप मालिक के साथ नहीं होते, मालिक के उस कारनामे को याद करके कहते नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा, एक शब्द भी नहीं कहूंगा, इसमें लोकतंत्र कहीं भी नहीं है, प्रजातंत्र कहीं भी नहीं है। वो क्षण होते हैं। हमारी मुश्किल ये है कि हम जो पत्रकार क्रिएट करते हैं, आपके सवाल का थोड़ा सा एक्सटेंशन कर देता हूं, वरना बड़ी आसानी से मैं कह सकता था कि साहब मैं जज्बा था कुछ कि समाज के लिए कुछ करूं, इसके लिए आया था, मैं झूठ बोलूंगा, तो मेरे झूठ बोलने की थोड़ा आदत कम है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं, हम आए थे, ये अच्छा लगा और लगा कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं, हम चले आए। अब पता नहीं रिकॉग्नाइज हुए कि नहीं, लेकिन बड़ी मेहनत से आज भी मैं 8 घंटे पढ़ता हूं, और ये नहीं पढ़ता, लफाजी नहीं पढ़ता,
आज भी अगर आप हमसे पूछेंगे कि भारत में 1964 में कितने टन अनाज पैदा हुआ था, तो मैं बता दूं। आज भी आप पूछेंगे भारत में डाई अमोनियम फॉस्फेट कितना इस साल खर्च हुआ है, हम ये बता देंगे। इसलिए नहीं बता देंगे हम कोई बहुत काबिल हैं, पत्रकारिता की कुछ शर्तें हैं। आप दिन रात पढ़ेंगे तो भी आपको कम लगेगा, क्योंकि रोज नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, स्टेट का इंटरेक्शन हो रहा है समाज से, फिर वो जो दावा करता है वो पूरा नहीं होता है, उसके आंकड़े आते हैं। लिहाजा अगर कोई पत्रकार 8 घंटे से कम पढ़ता है तो वो पत्रकार तो नहीं है, वो भड़ैती करता है। तो मैं यही कहूंगा कि उस जज्बे से हम आए थे, शायद उस शौक ने मुझे यहाँ खींच के ले आया। और जब हमने देखा कि पत्रकारिता का जो टेलीविजन इंडस्ट्री आई है, ये बंदर के हाथ में उस्तरा लग गया है, और वो कभी अपना कान काट ले रहा है, कभी मुंह काट ले रहा है, क्योंकि है तो बंदर। तो इसमें कुछ बंदर आ गए और उन बंदरों ने इसके शेप को बिगाड़ दिया, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि वो गंभीर नहीं थे, गांभीर्य नहीं था उनके अध्ययन, तो खैर बड़ी दूर की बात है। मैंने बैठा के भी कहा। जी सिंह साहब, मैं आपको यहाँ रोकता हूँ, ये इसको हम अगले चरण में देंगे। मैं जो जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा मुझे ये बताइए कि आप जब पत्रकारिता में आए और जिन संपादकों से या जिन लोगों से आपका साबका पड़ा, और आपने जिस तरीके से अपने को पत्रकारिता में विकसित किया, जिन सिद्धांतों के आधार पर, वो कौन से सिद्धांत थे? क्योंकि आज जो नए पत्रकार बनना चाहते हैं या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, मीडिया इंस्टीट्यूट्स में आ रहे हैं, या सीधे उनको बहुत कुछ पता नहीं है कि भारत में पत्रकारिता के मूल तत्व क्या थे, और आप उसको एक तरीके से आपने जिया है। उनको थोड़ा बतलाइए, उनको थोड़ा बतलाइए कि वो तत्व क्या थे, वो मान्यताएं क्या थी जिसको लेकर के आप मतलब आपने गलत संतोष भारती नाम लिया, आपको कहना चाहिए था कि कोई एनके सिंह कैसे बनता है। इन चीजों का अगर पालन करेगा तो वो एनके सिंह नहीं बनेगा, और पालन करेगा तो एनके सिंह से बड़ा एनके सिंह बन जाएगा। जी जी, चलिए, आपने, आपकी विनम्रता है कि आप नहीं मान रहे हैं। नानक साहब का एक दोहा है, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो हम दोनों में कौन है आइकॉन, वो नहीं मुझे मालूम है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 42 सालों में, मुझे हो गए 42 साल इस पेशे में, ओवरऑल डीजेनरेशन बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा देखिए संतोष जी, सिर्फ इसमें अगर हम ये मान लें कि पत्रकारिता का हुआ है तो ये कहना गलत होगा। ये जो वैल्यूज डेवलप करते हैं हमारे टाइम में, कभी अगर प्रेस क्लब में कोई बैठा है तो उसमें चर्चा जो होती थी वो इसी की होती थी कि भाई आज की हेडिंग क्या है। एक बार क्या हुआ कि हनोई, वियतनाम वॉर चल रहा था, अमेरिका ने हनोई पे बम्बार्डमेंट किया, तो एक थे चीफ सब एडिटर, वो थोड़ा शराब वराब के आदी थे, तो उन्होंने नशे में एक हेडिंग लिखी, तो हनोई की जगह वो हरदोई लिख गए। मतलब उन्होंने ऐसा लिखा रगड़ के कि उसको जब हमारा फोरमैन ने पढ़ा और मेकअप मैन ने पढ़ा तो वो देखा, अच्छा वो ऐसे ही कह के निकल जाते थे फोरमैन से, बड़ा भैया पेज मेकअप कर देना, तो स्टाफ पेज मेकअप करता था और वो चले जाते थे अपना फिर शाम के जुगाड़ में। तो वो हरदोई, गलती से उन्होंने नशे में लिखा तो हनोई हरदोई हो गया, और हेडिंग थी हरदोई, हनोई में बम बरसा 150 मरे। अगले दिन अखबार में छपा हरदोई में बम बरसा 150 मरे। तो एडिटर ने उनको जो मेमो दिया वो बड़ा अच्छा था। एडिटर ने कहा, मिस्टर फलाना, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो स्वर्गीय हो गए हैं, मिस्टर फलाना, अगर हरदोई में बम बरसा हुई तो आपने लीड क्यों नहीं बनाया? ये उनका वो था, सवाल था, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये हनोई है, लेकिन वो भी जानते थे कि कारण क्या है। तो उन्होंने मेमो दिया कि अगर हरदोई में बम बरसा हुई तो इसको, उनके विजडम पे क्वेश्चन किया, और ये चर्चा में रहा। उस समय पत्रकार बहुगुणा हुआ करते थे, तो बहुगुणा प्रेस क्लब में आ जाएं और पंजा लड़ाते थे एक पत्रकार से, मतलब इतना खुला और इतना एक
फ्रेंडली वातावरण था। उस फ्रेंडशिप के बाद भी मैं एक अपना किस्सा बताऊं कि अयोध्या राम मंदिर का शिला पूजन हो रहा था। वहां का एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो उस समय था वो हमारे दोस्त हुआ करते थे। शाम जी को मेरे ऑफिस लखनऊ आए थे और अगले दिन सुबह शिला पूजन होना था, तो हम भी अपना ओबी लेके गए। उस जमाने में ओबी नई नई आई थी और वो भी पहुंचे क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर इंचार्ज थे। हमने उनसे कहा कि अरे वो ओबी हमारा लगाना है क्या? तो बोले पार्टनर जहां मर्जी हो लगवा लो, क्या करना है, सब अपना ही तो है, पुलिस है, क्या दिक्कत है। हमने ठीक वहां पे जहां वो थे जिनकी डेथ हो गई, बाबा बाबा जो मेन राम मंदिर के वो जो थे लिटिगेंट थे पहले, एक दाढ़ी में बाबा नहीं थे वो, हाँ हाँ, तो अभी मैं अभी याद आता है नाम। जी, तो वो वहां पे अनशन कर रहे थे और मेरी ओबी वहां पे खड़ी हो गई। आप ताज्जुब करेंगे, शाम को एक पुलिस के खिलाफ बड़ी भारी खबर आई, पुलिस के बंदोबस्त के खिलाफ। हमने अपने चीफ रिपोर्टर से कहा इमीडिएटली फाइल करो और जिसको जबरदस्त वो करो, जितना हो सके इसमें फैक्ट्स ले आओ। उन्होंने सर ये तो रिफ्लेक्ट करता है उनके खिलाफ जो कल शाम को आपके यहाँ आए थे। अरे हमने कहा इसमें दोस्ती देखी जाती है क्या? तो उसने कहा अच्छा साहब, आज पहली बार हमें सीख मिली है कि हमारे पेशे, हमने कहा नहीं, हमारे पेशे में दोस्ती वहीं तक चलती है जहां तक हमें उस पेशे में मदद करे, इसके बियॉन्ड हमारा कोई दोस्त नहीं होता। हमारा दोस्त हमारा ही प्रोफेशन होता है। तो उसने उसने फिर कई बार जब बड़ा जर्नलिस्ट बना तो उसने कई बार मंचों से कहा कि भाई हमने देखा कि जो आदमी शाम को पुलिस अधिकारी वहां पे आ रहा है और बहुत दोस्ती है, अगले दिन हमारा जो एडिटर था उसने कहा इनके खिलाफ लगाओ अगर खबर है। ये जो स्थितियां होती थी ये हमें कल भी मसर्रत देती थी, खुशी देती थी और हम इसको इससे रिकॉग्नाइज होते थे। आज हमारी दूसरी समस्या है, हम पॉलिटिकल मास्टर्स चाहे पावर्स दैट बी जो हैं, सत्ता में जो बड़े लोग हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, लेकिन उस दोस्ती की शर्त ही यही होती है कि आप एक लाइन भी नहीं लिखेंगे। आज तमाम मालिकान, आज तमाम एडिटर्स क्यों केचुआ बने बैठे हैं? सिर्फ इसलिए कि वो जो वैल्यू सिस्टम था पत्रकारिता का, जो 40 साल क्या 30 साल पहले तक रहा, टेलीविजन के एडवेंट के बाद वो लगभग खत्म हो गया। मुझे याद है एक बार होम मिनिस्टर, मैं होम मिनिस्ट्री कवर करता था, होम मिनिस्टर के ऑफिस में एक फैक्स है, उस जमाने में फैक्स चलता था, और फैक्स में जो चीज आई थी वो ऐसे ही उनके जो थे स्टाफ, उन्होंने धीरे से पकड़ा दिया, लो ये आ गया। हम देख के खड़े हो गए, हमने कहा बाप रे ये क्या हुआ? हाँ, बोले जाओ जाओ ऐश करो। और ये कह के वो ये था कि बिहार में प्रेसिडेंट रूल लागू करने का रिकमेंडेशन था गवर्नर के यहां से। तो ये रिलेशंस होते थे जो हम मेंटेन करते थे, पावर्स दैट सत्ता में जो लोग बैठे हैं, लेकिन उसकी शर्त होती थी कि जिस दिन एक भी गलत उसमें होगा हम नहीं बख्शेंगे। तो अच्छा वो किस क्यों होता था? सत्ता का नेचर होता है, भारत में जो प्रजातंत्र है वो एडवर्सेरियल फॉर्मेट ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। हमारा काम ही नकारात्मक है, मूल रूप से हम सत्ता की गलतियों को बताते हैं। हम सत्ता के कसीदे काटने के लिए नहीं बैठे, उसके लिए उसने वादा किया था 5 साल पहले और जनता आज वही पूछती है कि अच्छा भाई तुमने वादा किया था क्या हुआ? मेरा काम है एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में, मीडिया का ये मूल काम है कि वो उसका चरित्र ही नकारात्मक होता है। हम डफली बजाने के लिए नहीं बैठे, वाह वाह क्या क्या काम हो गया सरकार ने, क्या गजब कर दिया उज्ज्वला योजना में। उज्ज्वला, हाँ, अगर उससे कोई वैल्यूज डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि यूरिया खाद खेत में नहीं डालनी चाहिए क्योंकि उससे पीएच जमीन का चेंज हो जा रहा है और उत्पादकता कम हो रही है, ये एजुकेटिव प्रोसेस है। ये हम जरूर बताते हैं, इसलिए नहीं कि सरकार कह रही है, ये किसान को जानना चाहिए कि आपके खेत में बैलेंस नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश, इसका बैलेंस है कि नहीं, तो ये हम जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि अगर सरकार ने साहब बिल्कुल कमाल कर दिया खेती में, तो ये हम नहीं कहने जा रहे हैं। इसीलिए कई बार मीडिया को उनके नेगेटिव रोल को ये समझा जाता है कि साहब ये पॉजिटिव तो कुछ कहते ही नहीं। हमारा रोल ही नहीं है पॉजिटिव,
ये बेसिक समझना चाहिए। एनके सिंह जी, जो दर्शक अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके वो ये समझ गए हैं, और यही यही सवाल मेरा आपसे है कि आपका जितना कड़ा स्वभाव लग रहा है या तीखा स्वभाव लग रहा है सिद्धांतों को लेके, पत्रकारिता को लेकर के, आपका पत्रकारिता का जीवन चाहे वो प्रिंट का रहा हो या टेलीविजन का रहा हो, आप दोनों में रहे हैं। इस समय आपने एक संस्था बनाई थी जिसके आप महासचिव थे, बाद में बात करूंगा। पर वो स्वभाव बताता है कि आपकी जिंदगी गुलाब के फूलों के ऊपर चलते हुए तो नहीं गुजरी होगी। बहुत सारे दबाव आए होंगे, परेशानियां आई होंगी, आपको थ्रेट्स मिले होंगे, प्रलोभन मिले होंगे। ऐसा है क्या जो मैं सोच रहा हूं? मैं आपके अभी की स्वभाव को लेकर के जो दर्शक के दिमाग में तस्वीर बनी होगी उस उसको साफ करने के लिए मैं जानना चाहता हूं। सवाल बड़ा गहरा भी है और बड़ा पर्सनलाइज्ड है। मैं जवाब दूं कि न दूं, और इसमें कहीं महिमा मंडन नहीं है, क्षमा कीजिएगा, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है, लेकिन दो किस्से बताता हूं। मैं मीटिंग में, एक बड़ा चैनल है जो रीजनल चैनल, कई देश में सबसे बड़ा रीजनल चैनलों का बुके है। मैं उस चैनल का काफी सीनियर पोजीशन पे था, शायद यूं कहिए कि चेयरमैन के बाद उस समय हमारा ही रोल एडिटोरियल में होता था। तो मैं एक छोटा सा घटना बताता हूं कि मैं मीटिंग में गया। हर 3 महीने पे मीटिंग होती थी और हिंदुस्तान भर के हमारे करेस्पॉन्डेंट्स आते थे और जो सीनियर लोग थे, और चेयरमैन के ठीक बगल में पहली कुर्सी हमारी होती थी। एक महाराष्ट्र के, हमारा मराठी चैनल के एक एडिटर ने, वो शायद जानता नहीं था हमारे चैनल का कैरेक्टर या हमारे मालिक का कैरेक्टर, तो उसने अचानक कहा कि सर, इफ वी स्टार्ट गिविंग वेदर न्यूज, वी विल हैव वेरी गुड स्पॉन्सर्स आल्सो, because I have seen other channels are doing it, so we might as well do it and we will get good sponsor. जैसे ही उसने स्पॉन्सर कहा, हमने कहा, बाप रे, ये क्या किया इसने, चेयरमैन तो इसको खा गए। तो मैंने कहा, यू सिट डाउन, आई टेल यू लेटर। उस चेयरमैन ने कहा, नो नो एनके, जस्ट होल्ड ऑन, व्हाट डिड दिस मैन से, हु हैज अपॉइंटेड दिस पर्सन, हाउ डेयर ही से इन एडिटोरियल मीटिंग दैट आई विल गेट गुड स्पॉन्सर, इज दैट हिज जॉब? Is that editorial's job to take into consideration what is the revenue model? How dare he say that? Who appointed it? मैंने कहा, I'll take it to that. No, I cannot tolerate a journalist who is talking in these terms. और ये कह के लगा कि उसकी नौकरी चली गई। एक चेयरमैन वो होता था जिसने साफ कह दिया कि नहीं, एडिटोरियल का काम रेवेन्यू नहीं है। आप हमसे सीधे बताइए कि वेदर रिपोर्ट देखने से जनता देखना चाहेगी। वेदर रिपोर्ट एक अच्छी चीज, उस समय वेदर फ्लक्चुएशन काफी था, एक वो था। एक दूसरा किस्सा बताते हैं। कुछ दिनों जब हो गए, हम जब उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं थे, तो एक और वो आया। हमें कहना पड़ा उस चैनल में कि इसका सीईओ हमारे गेट के अंदर अगर घुस गया तो वो दिन शायद उसका आखिरी दिन होगा। मैंने कुछ और भी शब्द इस्तेमाल किए थे जो कि मैं यहां नहीं कहूंगा। ये मैंने ऐलान अपने चेयरमैन से कर दिया था, एक दूसरे चैनल की बात है, क्योंकि मैंने सुना है कि इस आदमी ने जो ये करस्पॉन्डेंट्स होते हैं, इनको फोर्स किया था कि वो रेवेन्यू लाए तो करस्पॉन्डेंट्स रहेंगे। तो जिस दिन हमने कदम रखा, उस दिन पहला ऐलान था कि ये सीईओ मेरे सामने, मेरे गेट के अंदर नहीं आना चाहिए। और वो 2 जगह बैठता था। हमने कहा, इस ऑफिस में नहीं एंटर करेगा। ये 2 स्थितियां हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि डिपेंड करता है कि आप उन वैल्यूज को कितना जी पाते हैं। क्या होगा, नौकरी चली जाएगी। और एक बात बताएं आपको, अगर आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं तो किसी मालिक की हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं पड़ती है कि निकाल दे। हाँ, आज का दौर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मालिक को उस कैलिबर के लोग, क्या होता है कि अगर आपका कैलिबर और सुचिता जीवन की आपकी मजबूत है, तो मालिक की नजर में दहशत रहेगी जब आप जाएंगे। आपको बता दे, एक और चैनल था
उसका मालिक जब मेरे रूम में आता था तो हमारे पीए से पूछता था, अरे ठीक है ना, गुस्सा उस्सा तो नहीं है? तो वो कहते नहीं सर, अभी तो हंस के बात कर रहे थे, आप बता दें। तो ना ना तुम कुछ ना करो, हम ही जाते हैं। और तब वो आता, सर हम अंदर आ जाएं। इसलिए नहीं कि हम कोई बहुत वो थे, हमने वो वैल्यू सेट कर रखे थे कि तुम हमें, हुआ ये कि मुझे एक तनख्वाह जो ऑफर की गई, मैंने कहा इसके 1/4 दीजिए। इतना तनख्वाह एडिटर को नहीं दिया जाता, वो इसीलिए तो ऋण विहीन हो जाता है, इसको 1/4 कीजिए। खैर उसको नहीं माना, उसने दिया। और हर बार जब वो तनख्वाह देता था तो मुझे लगता है कि मैं कहीं नैतिकता से नीचे जा रहा हूं। ज्यादा दिन नहीं चल पाया। तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये तनख्वाहें बड़ी देके एडिटर की रीढ़ तोड़ दी गई है। अब जब वो देखता है कि मालिक आज हम यहां से छोड़े तो हमारा 10 लाख पर मंथ चला जाएगा, तो वो परेशान होता है कि तब वो तन के खड़ा नहीं हो पाता। कितनी तुम्हारी जरूरत है भाई? सच पूछिए तो आपकी जरूरत कितनी होती है? लेकिन जो कल्बी मसरत मिलती है, जो दिली खुशी होती है कि मैं, मुझे याद है एक चैनल का मालिक चाहता था कि उसकी जो शादी 32 करोड़ रुपए खर्च करके उसने की है, वो शादी हम दिखाएं। हमने साफ रिफ्यूज कर दिया कि ना, ये पब्लिक न्यूज नहीं है, ये नहीं दिखाई जाएगी। जबकि हमारे होटल में, हमारे रूम के आगे उसके स्टाफ के पर्सनल सीईओ और जो थे उसकी कंपनी के, वो खड़े रहते थे कि सर को कहीं दिक्कत ना हो। हमने एक दिन डांटा भी, क्यों खड़े रहते हैं आप? तो नहीं सर, हमें चेयरमैन से हुक्म है कि देखना सर को कोई दिक्कत ना हो। वो इतना चाहता था। इसके बावजूद जैसे ही मुझे खबर मिली कि नहीं, ये शादी का लाइव दिखाना चाहता है, हमने कहा नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा। और आप ताजुब करेंगे कि जब मैं होटल गया तो वो लाइव चल रहा था। इसका मतलब टेक्निकल स्टाफ से मिलकर उसने चलवा लिया था। बस इतना देखना था। एयरपोर्ट आए, वहीं से इस्तीफा लिखा और सीधे मैंने कहा कि आपकी गाड़ी एयरपोर्ट से मुझे घर ले जाएगी, उसके बाद ये गाड़ी भी वापस हो जाएगी, आज से हम नहीं आएंगे। बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं गए। तो हम सिर्फ ये किससे, पता नहीं, मुझे खराब भी लग रहा है आप जब पूछ रहे तो कि ये पर्सनल एग्रेंडिजमेंट नहीं चाहे उसके लिए नहीं नहीं मैं नहीं सिर्फ सिंह की साहब, ये भावी पीढ़ी को समझे। बिल्कुल ये सत्य है, इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि आपका जीवन या हम पत्रकारों के जीवन में बहुत सारी चीजें खुली होती हैं, क्योंकि अगर हम न उनके ऊपर अमल करें या लोगों को बताएं तो हम ही अपने वैल्यू के कॉन्ट्रडिक्शन में फंस जाते हैं। मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपको याद है कि आपने खुद कोई ऐसी रिपोर्ट्स की हो, स्टोरी की हो, या अपने संपादकत्व में कोई फॉलो बड़ी स्टोरी कराई हो जिसका असर, या स्टोरीज कराई हो, रिपोर्ट्स कराई हो जिसका असर सरकारों के ऊपर पड़ा हो? बहुत अच्छा जर्नलिज्म है आपका, एक्सीलेंट। खुद तबीयत खुश हो गई। दो किस्से बताता हूं। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, मोहसिना किदवई वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, और मेरठ में दंगा हो गया। मोहसिना किदवई ने शिकायत की कि वीर बहादुर सिंह तो कुछ नहीं कर रहे हैं, और देखिए दंगा हो गया, यहाँ पे बहुत खराब पोजीशन होगी। लगभग लगा कि वीर बहादुर सिंह की नौकरी गई, राजीव गांधी हटा देंगे। वीर बहादुर सिंह आए और एनआई आपके ये जो होता है ना डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी मीटिंग होने वाली थी। और आपको जी एक थोड़ा सा गहराई में इसको बताना पड़ेगा। फाइनेंस बिल्कुल। कमीशन की रिपोर्ट थी, दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डेवलपमेंट के काफी तेजी से करना राजीव गांधी चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई फंड कहां से लाया जाए। तो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई कि देखिए भारतीयों की आदत होती है अपने बजट को, अपने बचत को वो हड़ियों में, गांव में अपना उसमें डाल के तकिया के नीचे रखते हैं। अगर ये रूरल सेविंग को आप मॉप अप कर लें, डोमेस्टिक सेविंग को किसी तरह से निकाल लें, तो आपके प्लानिंग के लिए खर्च की दिक्कत नहीं होगी। उसी में नेशनल सेविंग स्कीम्स बनी, बड़ी मशहूर स्कीम्स आज भी हैं, आप देख रहे बिल्कुल होंगे। बिल्कुल
बिल्कुल नेशनल सेविंग, बिल्कुल। ये उसका जेनेसिस जी में, उसके मूल में यही था कि डोमेस्टिक सरप्लस जो है उसको निकाल के हम प्लानिंग में लगाएं। तो उसके लिए गांव में एक अच्छा इंसेंटिव, और आपको ताज्जुब होगा कि उस जमाने में किसान विकास पत्र, एनएससी, इन सब 5 साल बिल्कुल। में दूना करते थे। 12% के आसपास उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था। राजीव गांधी ने यह लॉन्च किया। राज्य सरकारों को, चीफ मिनिस्टर्स को बुला के एनडीसी की मीटिंग में कहा गया कि तुम्हारा परफॉर्मेंस हम इससे जज करेंगे कि तुमने कितना पैसा एनएससी में जमा करवाया, गांव से निकाल के, घरों से निकाल के कितना पैसा जमा कराया, और जितना भी तुम जमा कराओगे उसका 80% हम प्लाउ बैक करेंगे, तुम्हें वापस कर देंगे प्लान असिस्टेंस के रूप में। वीर बहादुर की नौकरी जाने का तो उन्होंने कहा कि साहब, उस समय 500 करोड़ का टारगेट था यूपी का। वीर बहादुर सिंह ने कहा साहब मेरा 1000 कर दीजिए, 1000 करोड़ कर दीजिए, हम कर लेंगे। राजीव गांधी बहुत चौंके, खुश भी हुए, और साहब वाकई यूपी ने 1000 कर दिया, 1000 करोड़। और वीर बहादुर की पीठ थपथपाई गई अगले मीटिंग में कि वाह साहब, यूपी कमाल कर दिया, गरीब स्टेट है लेकिन 1000 करोड़ ले आए। हमें अचानक ये पता लगा, हुआ ये कि बलिया के एक एमएलए ने क्वेश्चन पूछा विधानसभा में कि साहब कितना पैसा गरीबों, शिक्षकों के पेंशन का, विकास का, जो इरिगेशन का पैसा था, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा था, इलेक्ट्रिसिटी में विकास का, ये कितना नेशनल सेविंग में डाला गया है। ये क्वेश्चन आया तो हम चौंके कि ये क्वेश्चन क्या है। और हुआ ये था कि एक गरीब शिक्षक जो रिटायर हो रहा था, जब वो पेंशन लेने गया क्योंकि बेटी की शादी करनी थी, तो उसने देखा कि साहब, बताया गया उससे कि नहीं नहीं, तुम्हारा पेंशन वाला तो ये एनएससी में चला गया है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जी तो उसने वो बताया, एमएलए तक पहुंचा, एमएलए ने वो क्वेश्चन किया। यहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने जवाब दिया हाउस फ्लोर पे, सदन में, कि साहब एक पैसा भी नहीं। तो मैंने इंटेलिजेंस से पूरा पता लगवाया, और इंटेलिजेंस, आप जानते हैं कि आईबी काफी एक्टिव रहती है, तो उस समय हमने आईबी से जानकारी ली तो पता लगा कि इरिगेशन का इतने करोड़ रुपया बलिया में गया है, और पूरे उत्तर प्रदेश इस तरह से डेवलपमेंट का जो पैसा आया है वही वापस एनएससी में चला जा रहा है। क्या बीएचयू बात है। का प्रोविडेंट फंड का पैसा धीरे से वीर बहादुर ने जमा करवा दिया था एनएससी, लेकिन जवाब गया गवर्नमेंट का कि एक पैसा भी नहीं। तो हम गए कमिश्नर के यहाँ, हमने हंस के पूछा कि अरे ये जवाब क्यों दिलवाया आपने। तो बोले यस एमके, देयर इज नॉट a single penny which has been transferred in this head। तो मैंने मुस्कुरा के कहा बलिया में फलाने डिपार्टमेंट का इतना गया है, फलाने डिपार्टमेंट का इतना गया है, गाजीपुर में इतना गया है। अचानक वो बोले ओ माय गॉड, इनके हाउ वेयर डिड यू गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम। तो मैंने कहा कि ये तो नहीं बताएंगे, ये सीक्रेट है हमारा, लेकिन ये है कि नहीं। तो बोले इनके अगर तुम भला कर सकते हो यूपी का, तो हम सारे कलेक्टर्स को फोन कर रहे हैं, एक एक डिटेल लिखेंगे, जरूर लिखो इसको, हमारे ऊपर सब दबाव डाला जा रहा है कि हम डेवलपमेंट का पैसा एनएससी में जमा करें। तो मैंने कहा तो जवाब क्यों गलत दिया। बोले नहीं, जवाब में वो एमएलए ने एक वर्ड गलत लिख दिया था, ये पैसा एनएससी के शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में गया है। तो इसी पे हम लोग खेल गए कि नहीं साहब एक भी पैसा नहीं गया, क्योंकि एक्चुअली वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में गया था। और उसको करते क्या थे ये लोग, मार्च में जमा करते थे, अप्रैल में निकाल लेते थे, और फिगर जब जाती थी एनुअल फिगर, तो उसमें होता था कि साहब इतना पैसा जमा हो गया है। ये फ्रॉड होता था। मैंने 3 सीरीज में ये लिखा कि किस तरह से डेवलपमेंट के ही पैसे को दे के राज्यों के मुख्यमंत्री बेवकूफ बना रहे हैं केंद्र सरकार को, और उसके समझ में नहीं आ रहा है, उतना ही प्लान असिस्टेंस के रूप में फिर वापस कर दे रही है, जबकि सिर्फ फिगर की जगलरी है, और वो भी 12 दिन, 14 दिन, 18 दिन के लिए किया जा रहा है। उसके बाद पार्लियामेंट में हंगामा हुआ और वो कानून बदल दिया गया, और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को उस अकाउंट से हटा लिया गया कि नहीं, अब ये एनएससी का पैसा नहीं माना जाएगा। तो इंडियन पार्लियामेंट में उसको लेके काफी बड़ा हंगामा हुआ था कि किस तरह बेवकूफ बनाया स्टेट गवर्नमेंट ने। और कुल मिला के
मतलब कि, और ये सिर्फ ये वीर बहादुर नहीं कर रहे थे, हर राज्य की सरकारें कर रही थी, और आईबी के पास पूरी रिपोर्ट थी कि किस तरह से पैसा गया है। तो हमने सिर्फ जब उसको लिखा 3 सीरीज में, एक अंग्रेजी अखबार के लिए उस समय हम काम करते थे, तो उसमें पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, कानून बदल गया। एक और किस्सा बताता हूं। जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ तो उस समय सेंट्रल फोर्सेस वहां थी, और सबसे ज्यादा सीआरपीएफ थी वहां पे। तो सेंट्रल फोर्सेस के जो हेड थे उस समय, जो इंचार्ज, वो हमारे दोस्त थे, जो पहले कभी यूपी कैडर के ही थे, तो लिहाजा वो उस समय इंचार्ज थे। हुआ ये कि आरोप उनपे भी लगा कि भाई जब इतनी फोर्सेस थी आपके पास, तो बाबरी मस्जिद गिरी कैसे, आप कर क्या रहे थे? तो उन्होंने बताया कि इनके अगर आप आ जाइए तो हम आपको डिटेल देते हैं। किस्सा ये हुआ था, बाबरी मस्जिद गिरी कैसे, ये इसका किस्सा है। तो मैंने, हुआ ये था कि साकेत डिग्री कॉलेज है वहां पे सीआरपीएफ का कैंप था, और साकेत डिग्री कॉलेज में से सीआरपीएफ की बटालियन दौड़ते हुए बाबरी मस्जिद बचाने के लिए जब दौड़ रही थी, उसी समय सिटी मजिस्ट्रेट सुधाकर अदीप आके खड़ा हो जाता है, कहता है स्टॉप, डोंट मूव फॉरवर्ड। और सीआरपीसी का प्रोविजन है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो डिप्लॉयमेंट नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल तो बिल्कुल। सीआरपीएफ के अधिकारी ने पूछा कि क्यों, क्या कर रहे हैं आप, अरे मस्जिद गिर रही, सामने दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ना आपसे कि आप वापस लौट जाइए, यू गो बैक टू बैरक्स। उन्होंने कहा नहीं साहब, बिल्कुल आप समझिए, तो मेरे पास 80 स्टनिंग ग्रेनेड है। स्टनिंग ग्रेनेड ऐसा ग्रेनेड होता है जो कि अगर आपने लॉब कर दिया, फेंक दिया, तो इतना धुआं और आवाज होगी कि 5 मिनट के लिए आदमी मूव नहीं कर पाएगा। स्टनिंग ग्रेनेड उस समय 80 थे। उन्होंने कहा कि साहब 100 मीटर पे भी अगर हम डालते हुए जाएंगे तो हम मुश्किल से 3 मिनट पे वहां पहुंच रहे हैं, और हम बाबरी मस्जिद बचा लेंगे। लेकिन सुधाकर अदीप ने कहा नो। तो उसने कहा लिख के दीजिए। तो सुधाकर अदीप का मुझे वो लिख के, वो जो लिखा था वो उस अधिकारी ने दे दिया। मिस्टर डीआईजी, उस समय डीआईजी थे, डीआईजी मिस्टर फला, योर फोर्सेज हैव रीच्ड अप टू साकेत 800 मीटर्स फ्रॉम साकेत, कुछ ऐसा ही था, मुझे मजमून याद नहीं है, बट they cannot move forward without causing massive loss to life and property. Therefore, I ordered them to go back to barracks. ये वो ऑर्डर था और दस्तखत थे। ये हमने पूरा जब छापा, बैनर एक छपा कि द ऑर्डर दैट चेंज द कोर्स ऑफ अयोध्या हिस्ट्री, 8 कॉलम का बैनर छपा यहां दिल्ली में। तब मैं एक दिल्ली के अंग्रेजी अखबार के लिए काम करता था। उसके बाद पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, और वो हमारी स्टोरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के व्हाइट पेपर में आई कि ये किस्सा है, सुधाकर अदीप ने कैसे उसको रोका, स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे रोका। मतलब ये था कि आरोप ये लग रहा था कि केंद्र सरकार भी मिली हुई है, लेकिन हकीकत ये था कि केंद्र सरकार के सेंट्रल फोर्सेस को रोका गया था। ये दूसरी रिपोर्ट थी। रिपोर्ट तो और भी होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी। ऐसी कुछ कुछ है, कुछ रिपोर्ट्स हैं। तो आपकी ये घटना बताती है लोगों को कि पत्रकार के पास एक दो ही चीज होती है, एक तो उसका ईगो होता है, दूसरा उसका विजडम होता है, कलम होती है, तीसरी ऑफकोर्स वो वेपन है। अब लोगों को समझ में आया होगा कि अगर वो सही ढंग से काम करें तो वो स्थितियां बदलती हैं और पार्लियामेंट को भी फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, सरकारें मजबूर होती हैं। सिंह साहब, एक छोटी सी बात खाली यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। किसी का मैंने एक कमेंट देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि 500 साल पहले बाबरी मस्जिद किसने बनाई ये पता आपको चल गया, लेकिन 28 साल पहले बाबरी मस्जिद किसने गिराई उसका पता सुप्रीम कोर्ट को और सीबीआई को नहीं चला। खैर आज वो विषय नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आपसे बात करूं क्योंकि आप प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। मैं संपादक एनके सिंह से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि आपने जितने मुख्यमंत्रियों को देखा या जितने प्रधानमंत्रियों को देखा, उनके बारे में
संक्षिप्त संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए कि वो कितने, उनमें से कौन लोगों के प्रति ज्यादा लगाव रखता था, उनके हितों के लिए सचेत था, कौन नहीं था वो मत कहिए, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव रूप में इनके ऊपर जरा टिप्पणी कीजिए, प्रधानमंत्रियों के ऊपर जिनसे आपका साबका पड़ा, मुख्यमंत्रियों से जिनसे आपका साबका पड़ा। पहले मुख्यमंत्री की बताता हूं। एक बहुत मशहूर मुख्यमंत्री होते थे, अब नहीं है दुनिया में। एक बार हम और हमारे एक और छोटे भाई हैं जो कि पत्रकार हैं, हम दोनों उनसे मिलने गए। तो मुख्यमंत्री जी बैठे थे अपने घर पे, और एक ही कुर्सी बाय चांस थी उनके बाएं। तो दोनों पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आइए बैठिए। तो मैंने कहा कि मजाक में ही कहा कि पंडित जी आपके दाहिने, नहीं दाहिने कुर्सी थी, मैंने कहा पंडित जी आपके दाहिने बैठने की मेरी हिम्मत तो नहीं है। तो उनका जवाब था कि लेकिन आप मुझे अपने बाएं बैठने का मौका तो देंगे ना, ये तो मसरत हमें मिलेगी, ये खुशी तो होगी ना कि मैं आपके बाएं बैठ सकूं, तो इतना तो मुझे मेरे ऊपर वो करेंगे। ये विनम्रता होती थी, और जो रिलेशंस होते थे वो लगभग बराबरी के। तो एक मजिस्ट्रेट जब मीटिंग कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे, वो मीटिंग तब तक शुरू नहीं की, ऑफिशियल मीटिंग जिसमें पूरा एसएसपी थे, सब लोग थे, ऑफिशियल मीटिंग नहीं शुरू की कि जरा इनके आ रहे हैं जरा उनको भी बुला दे क्योंकि उनका ओपिनियन। तो सबने कहा कि हाँ साहब बुला लीजिए क्योंकि वो, और उन्होंने बुलाया तो यही पूछा क्या लगता है कर्फ्यू लगाया जाए। हमने कहा 5 मिनट भी अगर देरी किया तो लाशें गिरने गिरने जा रही हैं, और तब आप चीफ मिनिस्टर को जवाब दे दीजिए। इसलिए इमीडिएटली आप अपने एसपी सिटी से कहिए कि माइक लेके भागता हुआ जीप से जाए और कर्फ्यू इंपोज करने के अभी दे, क्योंकि अगर इस पर डिले किया तो चीफ मिनिस्टर को 2 मिनट के लिए खुश तो कर देंगे आप, लेकिन जो लॉस होगा लाइफ का उसको आप बचा नहीं पाएंगे। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि एक पर्सनल आपके विजडम का सम्मान होता था। मुझे याद नहीं है किसी अफसर को हमने पहले नमस्ते किया हो, वो उसकी दुनिया है, हम क्यों करेंगे नमस्ते या उसकी तरफ क्यों बढ़ेंगे। और मेरा दावा है कि अगर आप वो, क्योंकि उसको अगर ये मालूम चल जाए कि नहीं उस ज्ञान में भी, डेवलपमेंट समझने में भी इस आदमी हमारा मुकाबला नहीं है, तो वो आपसे पूछता है कि अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे ये मक्के की खेती क्यों नहीं हमारे यहाँ हो पा रही है। तब अगर आप बताते हैं कि इसलिए नहीं हो पा रही है कि आपके यहाँ जिंक की कमी है इस सॉइल में, तो आप जरा सोचिए क्यों नहीं आपका सम्मान। भारत के संविधान की प्रॉब्लम क्या है? अगर आपने आर्टिकल 25 में प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, अगर इस पे आप चर्चा करते हैं किसी चीफ मिनिस्टर से कि आपकी प्रॉब्लम उस प्रोपोगेट की वजह से आ रही है, तो वो क्यों नहीं आपसे पूछेगा और आपका सम्मान करेगा। हाँ, शर्त एक ही है कि जब वो सम्मान करे तो आप कोई प्लॉट लेने के लिए एप्लीकेशन ना बढ़ा दें, इतना ही तो करना है। और मेरा दावा है कि अगर आप पढ़े लिखे अच्छे जर्नलिस्ट हैं तो दुनिया का कोई पॉलिटिकल बॉस नहीं है जो कि आपसे सर झुका के बात ना करे। हाँ, शर्त एक ही है कि आपकी वो नैतिक संबल जो है, नैतिक जो मॉरल फोर्स है, वो उसकी दहशत जो होती है ना, वो समाज में जाती है। मैं बड़ा टफ एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूं, आपने सही ऑब्जर्व किया कि मैं एज एडिटर बहुत टफ रहा हूं। कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि मैं उन बच्चों को क्यों डांटता था, क्यों रिपोर्टर अगर 2 मिनट भी गलती हुई तो मैं क्यों डांटता था उनको। लेकिन जब रिपोर्टर से पूछता हूं, लड़कों से, आज वो सब 45 साल के हो गए हैं, 50 साल के हो गए हैं, जब मैं पूछता हूं कि यार बड़ा अफसोस होता है तुम लोग को हम उस तरह क्यों डांटते थे, मेरे ख्याल से साइकोलॉजिकल कोई हमारी वो है, कमी है जिसकी वजह से, तो वो कहते थे नहीं सर, अगर आप वो ना करते तो आज हम जहां खड़े हैं वहां खड़े ना होते। दहशत होती थी 8 बजे कि मॉर्निंग मीटिंग में पता नहीं आप कौन सा सवाल पूछते, तो हम सब लोग आपस में ही हर अखबार पढ़ने के बाद पूछते थे यार कोई और चीज तो नहीं छूट रही है 11 बजे की मीटिंग के लिए। और ये बात सच है कि अगर
आज दलित का वो हुआ है और दलित के यहाँ नहीं जाने दे रही है पुलिस, हाथरस में उस गांव को घेर रखा है, तो मेरा पहला सवाल होगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वो गांव में न जाने दे मीडिया को, और इसमें संविधान और क्या कहता है, आप लोगों में से किसी को मालूम है? और सच बताएं कि उस समय जिसने ना कर दिया उसकी तो मतलब बुरी हालत होती थी, इसलिए आज वो सब पढ़ के जाते थे, आज मॉर्निंग मीटिंग में सब पढ़ के आते थे। तो एक कंट्रीब्यूशन ये था कि जब जाओ तुम पीटीसी दो, हाथरस से जब पीटीसी दो, तो बताओ कि कलेक्टर को भारत के संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 19(2) में पब्लिक ऑर्डर दिया है कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप रोक सकते हैं, मीडिया को रोक सकते हैं, राहुल गांधी को रोक सकते हैं, अगर आपको ये लगता है कि ये पब्लिक ऑर्डर के लिए नुकसानदेह है। लेकिन उसके साथ एक दो वर्ड और लिखे हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो कलेक्टर साहब वो जब हम पीटीसी करे हमारा रिपोर्टर, तो बताए कि कलेक्टर तुम्हारा ये रीजनेबल नहीं था, यहां पे तुम लाश को अकेले जला दोगे अंधेरे में, बूटों के तले सन्नाटे में, और कहोगे कि ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, इसको हम नहीं मानने जा रहे हैं। ये जब पीटीसी में कहेगा तो समाज वो जो सुशांत और रिया का चल रहा है वो नहीं देखेगा, तब वो देखेगा कि कलेक्टर कहां गलत था। सिर्फ ये है कि उस रिपोर्टर को ये जानकारी संविधान की है कि नहीं, कि आर्टिकल 92 ये पावर तो देता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, लेकिन उसके साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का सिद्धांत भी है कि क्या वो रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल था। डिड यू अप्लाई योर माइंड व्हाइल इंपोजिंग दिस काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन? राहुल गांधी को आप 160 किलोमीटर पहले रोक लेते हैं, ये रीजनेबल लगता है आपको? किस हिसाब से वो रीजनेबल है? और फिर आप उसके बाद रात के अंधेरे में लाश जला देंगे, फिर कहेंगे साहब रेप तो हुआ ही नहीं, क्योंकि अब वो टेस्ट कैसे होगा कि रेप हुआ कि नहीं, एक पोस्टमार्टम ही तो बदलना है ना। तो इसको जब रिपोर्टर बताएगा तो उसके लिए जब ब्रॉड नॉलेज रखेगा तो उसके जो शब्द निकलेंगे वो इतने प्रभावित करेंगे कि वो हमारा जो व्यूअर है वो कहीं नहीं जाएगा, वो रिया को नहीं देखेगा, और रिया तो छोड़िए बाकी चीजें भी नहीं देखेगा वो, क्योंकि उसका बच्चा भी आईएएस की तैयारी कर रहा है, और एक बड़ा वर्ग है जो ये देखना चाहता है कि साहब ये कलेक्टर गलत क्या कर रहा है। आप मान लीजिए कि आज के एक फसल बीमा योजना है, बड़ी फैनफेयर से बड़े उससे लाई गई, आज वो फेल हो गई, दम तोड़ गई। लेकिन दम तोड़ गई इसलिए कि राज्य सरकारें नालायक, राज्य सरकारों में करप्शन था। बहुत अच्छी स्कीम्स केंद्र सरकार ने दी, लेकिन वो दम तोड़ रही है। तो इसको कहने के पहले आपको जो बेसिक नॉलेज चाहिए भारतीय संविधान का, इंडियन पीनल कोड का, इसके अलावा पोस्टमार्टम का, मेरा दावा है जब तक वो रिपोर्टर मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक जिंदगी में शुरुआत करते में उसने नगर पालिका कवर नहीं किया, कटी फटी लाशें नहीं देखी पोस्टमार्टम हाउस में जाके। तो इसलिए यहां से चलते हैं और तब पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं। जब वो कवरेज का आपका अनुभव होता है तब आप रियल जर्नलिस्ट बनते हैं, और इसके साथ आपका अध्यवसाय, आपका पढ़ना। तो मुझे लगता है कि भारत में 30 सालों से ये खत्म हो गया है, और अब जो आ रहे हैं, अब देखिए ना कितना अफसोस होगा भारती जी। अभी 5 दिन पहले की बात है, एक एंकर को मैं देख रहा था कि एंकर कह रहा था, और वो अपना एक नई लाइन है, तीसरा विश्व युद्ध शुरू। ताइवान में एक चाइनीज फाइटर प्लेन को मार गिराया गया है, और वो अमेरिका के थर्ड मिसाइल से गिराया गया है। अब जरा गौर कीजिएगा, एंकर को पीछे से कान में आवाज आ रही, इसको ताने रहो और तीसरा विश्व युद्ध इसको डिक्लेयर करो, क्योंकि थर्ड मिसाइल से। जबकि वो सिंपल सा एक प्लेन था जो गिर गया था, बाद में पता लगा वो कुछ नहीं था, लेकिन डिक्लेयर कर दिया गया कि विश्व युद्ध शुरू हो गया तीसरा, क्योंकि एक अमेरिकन फाइटर जेट ताइवान में और अमेरिकन थर्ड मिसाइल से गिराया गया है। फिर उसको लगा कि अब टाइम है और क्या किया जाए,
तो उसने बताया, और साथ उसके कान में जब पीसीआर ने आवाज दी, थर्ड मिसाइल जो होता है इसमें 8 वो होते हैं, 8 मिसाइल्स होते हैं जो एक साथ मूव करते हैं, चलते हैं। तो उसने आगे बताना शुरू किया, और साहब ये जो थर्ड मिसाइल है इसमें 8 मिसाइल होते हैं, वो थाट 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 करते हुए निकलते हैं। आप बताइए उसको क्या कहे? अगर वो कटोरा लेके चौराहे पे भीख मांगने जैसा ये दिखाई देता है कि भाई मुझे अगले महीने की तनख्वाह मिलेगी ना, हम थाट थाट खूब करेंगे। शर्म आती है देख के कि हमारे एडिटर्स कैसे, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? मतलब थर्ड वर्ल्ड वार डिक्लेयर करने के पहले कुछ तो सोचो, नैतिक जिम्मेदारी तो क्या है। और फिर तुम अभी जानते भी नहीं हो कि ताइवान में गिरा है कि पाकिस्तान में गिरा है, एक विजुअल तुम्हें 3 सेकंड का मिल गया है, तो मैसेज ये जाता है कि भाई ये उसमें यूट्यूब में एक विमान गिरने का विजुअल आ रहा है, इस पे ऐसा करो, आधा घंटा तान दो, और उसके बाद वो आधा घंटा एक बैठ के कहानी बनाता है। मुझे लगता है कि इतना नीचे भारतीय पत्रकारिता को मैंने पहले कभी नहीं देखा। बहुत कोशिशें की हम लोगों ने इसको बेहतर करने की, लेकिन इसकी गिरावट रुक नहीं रही है, सिर्फ इसलिए कि जो इसके एडिटर्स बैठे हैं वो बहुत ही हल्के, और मुझे लगता है कि वो बेहद कम पढ़े लिखे हैं, और उनका मुश्किल ये है कि तनख्वाहें उनकी 10 लाख महीना है, लिहाजा उनको हर स्याह सफेद करना है जिससे टीआरपी आए, क्योंकि मालिक अगले दिन निकाल देगा। हमने तो 10 साल सिंह सर, जो आप बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं, इसी समय एक चैनल ये और डिक्लेयर कर रहा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है और अब पुतिन पाकिस्तान के ऊपर हमला करने ही वाले हैं। एनीवे, सवाल अब ये नहीं है। सवाल ये है कि जिस चीज का आपको दुख है, आप लोगों ने एक संस्था बनाई थी संपादकों की, टेलीविजन के संपादकों की, या प्रिंट के भी संपादक उसमें थे, लेकिन मुख्यतः वो टेलीविजन के अंदर क्या सामग्री जा रही है उसके ऊपर आप लोग निकालते थे भी, कि आपकी गाइडलाइंस थी कि उसके ऊपर लोग अगर कुछ आता है तो शिकायत करें। आप उसके महामंत्री थे। वो संस्था आपके समय एक एक बहुत छोटा सा उसका परिचय, उसके दांत कब खत्म हुए, वो वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन कब हो गई, लोगों के हितों को उसने कब तक पे रख दिया। और जिस चीज को मैंने अपने एक आपके लिए जो मैंने एक वॉइस ओवर दिया, उसमें आप ही की संस्था का नाम लेकर के 2 टेलीविजन चैनल्स ने हाथ मिलाया है तीसरे टेलीविजन के खिलाफ। हालांकि तीनों का चरित्र एक ही है, एक ही तरह की वो रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आज मैंने देखा, मैं नाम लेता हूं, आज ये एबीपी ने तेजी शुरू किया है कि हम उसकी गाइडलाइंस के ऊपर चलते हैं। हम क्या कहा उसने, आत्मघाती पत्रकारिता नहीं करते अर्णव के ऊपर, और आज तक के ऊपर तो इन दोनों का तो नाम लेके चल रहा है। इस स्थिति को देख करके उस संस्था के महासचिव होने के नाते आपको कितना सुख मिलता है या दुख मिलता है? जी, सुख कहा तो मुझे लगा कि आप व्यंग शैली में बोल रहे हैं, लेकिन खैर आगे आपने करेक्ट कर लिया। मेरे जीवन की असफलता अगर कोई एक सबसे बड़ी है तो वो ये है कि मेरा सेल्फ रेगुलेशन का कंसेप्ट फेल हो गया। और जब हमने इसको शुरू, और मैं इसको दावा कर सकता हूं कि भारत में ये कंसेप्ट मीडिया में हमारा ही लाया हुआ था। और ये तब की बात है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने हमारे खिलाफ एक कानून लाने वाले थे मीडिया के खिलाफ, जिसमें डीएम्स को पावर दी जानी थी कि वो ये कई चीजें थी उसमें। जैसे ही सुना हमने तो आपको याद होगा कि हम लोग पहला तो ऐलान किए कि इसके खिलाफ हम लोग ये नहीं बनने देंगे कानून, क्योंकि ये प्रेस फ्रीडम पे अटैक है। फिर सोनिया गांधी से मिले हम लोग, प्राइम मिनिस्टर से मिले, और दोनों ने एश्योर किया कि नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं था, वी विल नॉट अलाउ दिस लेजिस्लेशन टू फ्रक्टिफाई। प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा। उस समय प्रियरंजन दास मुंशी का ये ब्रेन चाइल्ड था, और शायद सत्ता के लोगों को लगा कि ये कर लेंगे। लेकिन जब हम लोग का प्रोटेस्ट इतना जबरदस्त होने लगा, आपको याद होगा उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान भर में चला था, यही वो जेनेसिस है। दरअसल समाज में हमारी बहुत रेपुटेशन खराब हो गई थी। खैर आज ऐसी तो नहीं थी,
लेकिन उस समय पहली बार ये मीडिया को लेकर जनता में बहुत जबरदस्त आक्रोश था, क्योंकि ये एलियन दिखा रहे थे कि एलियन कैसे आता है, हमारी गायों को लेकर स्वर्ग में चला जाता है, तो किसी और नक्षत्र मंडल में चला जाता है। मतलब इस तरह का भोंडा प्रदर्शन किया जाता था टेलीविजन में। बाबा लोग प्राइम टाइम पे आया करते थे और बताते थे कि साहब भभूत लगाने से क्या हो जाता है। इंडियन सोसाइटी को ये फॉसिलाइज्ड कर रहे थे, जड़वत कर रहे थे। तो ऐसे में हम ही ने, हमारे ही ऑफिस में इसका जन्म हुआ, सारे एडिटर्स आए और हमने सेल्फ रेगुलेशन का एक कंसेप्ट देके ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन बनाया। मुराद ये थी, मेरा मानना था और आज भी मानना है, मैं फेल हो गया ये अलग बात है, लेकिन मुझे आज भी मानना है ब्रिटेन में ये फेल हो चुका है। ब्रिटेन में कोशिश हुआ 1992 में और 2 साल भी नहीं चला। लेकिन भारत में मेरा आज भी मानना है कि अगर संतोष भारती जी कुछ गलत कर रहे हैं, और मैंने फोन करके कहा कि भारती जी आप जैसा सीनियर जर्नलिस्ट ये करेगा, खबरें ये खबर देगा, तो आपको कहीं ना कहीं शर्म आएगी और आप कहेंगे कि ना ठीक है मैं इसे हटाता हूं। ये भारत में पीयर प्रेशर कहते हैं इसको, अपने कोलीग्स का प्रेशर। ये पीयर प्रेशर का कंसेप्ट, चूंकि भारत एक डिफरेंट सोसाइटी है, यहां पे वो दबाव पड़ेगा और हम वो चैनल में नहीं चलाएंगे। ये हमारा कंसेप्ट था कि अगर कहीं सफल हो सकता है सेल्फ रेगुलेशन तो भारत में ही हो सकता है। लेकिन मैं फेल हो गया। आज कह सकता हूं सेल्फ रेगुलेशन, देखिए 2 संस्थाएं हैं, एक मालिकों की है, बेसिकली वो मालिकों की है, उसमें सीईओज होते हैं, कहने को उन्होंने कुछ एडिटर्स भी ले रखे हैं लेकिन वो ऐसे ही हैं, दरअसल वो मालिकों की है। वो है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, बेसिकली वो मालिकों की है। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ये एडिटरों की संस्था थी। और मुझे लगता है कि एडिटर, देखिए 2 चीजें अलग अलग है, जिसने पैसा लगाया है उसमें उसका प्राइमरी इंटरेस्ट क्या होगा, लेकिन जो नौकरी कर रहा है और जिसको मालूम है कि समाज में हमारी इमेज है क्योंकि हम एडिटर हैं, उसको उसका नैतिक संबल जो होगा वो हमेशा बेटर होगा, स्टेक पे उसका कम होगा। ठीक है नौकरी होगी, ये तो मान सकते हैं, लेकिन तब भी वो जानता है कि मार्केट में हमारी एक रेपुटेशन है। तो मेरा मानना था सिर्फ एडिटर ही इसको, कंटेंट को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन साहब मुझे बाद में समझ में आया, 10 साल तक हमने कोशिश की इसको सेल्फ रेगुलेशन को करने की और काफी हद तक हम सफल रहे। कुछ चीजों में हम लोगों ने काफी कुछ, आपको यह ताज्जुब होगा कि अगर कोई गलत न्यूज चल रही है और किसी एक ने कहा, किसी एक एडिटर ने मेरे पास खबर की, तो इमीडिएटली उसको हम सर्कुलेट करते थे, उससे पूछते थे कि भाई ये खबर नहीं चलनी चाहिए, स्टैंडर्ड से नीचे है, और अगले 15 मिनट में वो हटा देता था। लेकिन मालिकों का इंटरेस्ट बिल्कुल अलग होता है क्योंकि वो बैलेंस शीट से गाइडेड होते हैं। सीईओ का इंटरेस्ट बैलेंस शीट होता है जो कि एडिटर का नहीं होता। तो मेरा यही मानना था कि एडिटर की संस्था ही सेल्फ रेगुलेशन कर सकती है, कंटेंट इंप्रूव कर सकती है। हाँ, और मादा अगर है एडिटर में तो हम किसानों की प्रॉब्लम भी दिखा के टीआरपी ले सकते हैं, मेरा आज भी दावा है। और मैंने अपने चैनलों में किया कि टीआरपी आई, किसानों की समस्या दिखाए, भाई उसकी समस्या है वो क्यों नहीं देखेगा, पर आप पे दम तो हो दिखाने का। इस समय अगर डाई अमोनियम फॉस्फेट नहीं है, इस समय यूरिया की क्राइसिस है एक जिले में और किसान परेशान घूम रहा है, क्यों नहीं देखेगा वो ये खबर। लेकिन आप में समझ तो हो इतनी कि डीएपी होती क्या है, बेसल ड्रेसिंग में गेहूं में डाला जाता है कि नहीं डाला जाता, क्या डाला जाता है। तो इतनी नॉलेज कम से कम इतना तो पढ़ लीजिए। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप अगर 2-4 साल पढ़ेंगे तो आप एक अच्छे जर्नल। लेकिन हमारा एडिटर इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, वो देखता है कि पुड़िया कौन सी लगाए जिससे कि ये पता। हमारा जब रिपोर्टर ये कहता है टेलीविजन में लाइव में, अब देखिए रिया की गाड़ी अब यहां से बाएं मुड़ेगी या हो सकता है दाहिने मुड़े, लेकिन चौराहा है देखिए शायद बाएं मुड़ गई, बाएं मुड़ गई। मैं कह रहा था ना, पहले ही कह रहा था कि बाएं मुड़ेगी, और रिया की गाड़ी बाएं मुड़ गई, अब वो सीबीआई ऑफिस की तरफ जा रही है। जब इस स्तर पे आप, अच्छा एडिटर ये सुन रहा है, उसको खुशी भी हो रही कि देखो बगल वाले ने नहीं बताया कि बाएं मुड़ी, बगल वाला रिपोर्टर दूसरे चैनल का जो है वो नहीं बता पाया। जब हम इस लेवल पे जर्नलिज्म को ले आएंगे
तो हम भाण हो जाएंगे। ये भाण करते हैं, एडिटर नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली ये स्थिति है। तो यहां पे सिर्फ हम ये कहेंगे कि ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन वर्चुअली बन चुका है। 2 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो झगड़ा हो रहा है, ये दूसरी संस्था है जो ये कर रही है, जो दावा करती है कि वो सेल्फ रेगुलेशन कर ले रही है। दरअसल बुरी तरह से सेल्फ रेगुलेशन भारत में फेल हो गया है। लेकिन आज भी अगर आप हमें पानी में डुबो के भी कहे कि तब फिर क्या किया जाए, सरकार को ये दे दिया जाए कि सरकार कोई मीडिया काउंसिल बनाए, हम रिफ्यूज कर देंगे। हम पानी से नीचे ऊपर नहीं आएंगे, दम घुट जाएगा, लेकिन हम जिंदगी में नहीं कहेंगे कि सरकार को ये पावर दिए जाए कि वो रेगुलेट करे, क्योंकि तब फिर वही एक आइडियोलॉजिकली कमिटेड उसका आदमी आ जाएगा और वो नचाने लगेगा कंटेंट को। एक तो ये क्राइसिस है कि कैसे रेगुलेट करेंगे आप। सेल्फ रेगुलेशन में कोई बात नहीं मान रहा है, ये सब तमाशा है। हमने 8-10 साल किया, हम जानते हैं उसकी कमियां क्या है। सेल्फ रेगुलेशन इसलिए नहीं माना जाता है कि किसी को आपकी परवाह नहीं है, क्योंकि जब तक डंडा भारत में ना हो तब तक कोई मान नहीं रहा है। मेरा जो फिलॉसफी थी कि नहीं, पीयर प्रेशर से अगर संतोष जी कहेंगे तो हम मानेंगे, ये फेल हो गया। मेरी अवधारणा गलत निकली। शायद हो सकता है 20 साल बाद ये सही हो जाए, लेकिन हम इसमें फेल। अब दूसरा क्या आता है? अब जी जी, बात एक पूरी पॉइंट कीजिए। हम बता दें। अब दूसरा जो आता है कि अगर सेल्फ रेगुलेशन फेल हो रहा है तो कौन रेगुलेट करेगा इस बेहुदा मीडिया को, जो इस समय पागल की तरह घूम रहा, उन्मत्त हाथी हो गया है? कौन रेगुलेट करेगा? अब देखिए इसकी प्रॉब्लम क्या है, कैसे संतोष जी हमको बताएंगे। मान लीजिए आप चेयरमैन है एक रेगुलेटरी कमेटी के, आप मुझे कैसे बता सकते हैं कि बिहार में हमने विजिट किया और मुझे लग रहा है कि लालू जीतने जा रहा है, दूसरे को लग रहा है कि नीतीश जीत रहा है, नीतीश की पार्टी जीत रही है। इसको आप कैसे रेगुलेट करेंगे? कंटेंट रेगुलेशन इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हम रिया को कितना दिखाते हैं ये आप कैसे गाइड करेंगे? 3 घंटे दिखाते हैं या 3 दिन दिखाते हैं या 3 हफ्ते दिखाते हैं, ये हमारा चॉइस है। लिहाजा कभी भी कंटेंट रेगुलेशन, शायद वो जर्नलिज्म को नहीं जानता या आर्टिकल 19(1)(a) नहीं पढ़ रखा है, वरना कंटेंट को कोई मैकेनिज्म दुनिया में नहीं पैदा हुई है जो रेगुलेट करे। हाँ, इलीगल कंटेंट को आप हटा सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक आदमी लगातार दिखा रहा है कि साहब वर्तमान सरकार ने तो कमाल ही कर दिया, आप उसको कैसे रोक देंगे? और एक दिखा रहा है, पानी पी पी के दिखा रहा है कि सरकार बुरी तरह फेल हो गई और जानवरों की हालत जनता की हो, आप इसको कैसे रोक लेंगे? किस लॉ से रोक लेंगे? ये संभव नहीं है, पहला। दूसरा, सरकार को हम ये कभी पावर नहीं दे सकते, वो सुसाइड होगा, प्रजातंत्र की हत्या होगी जिस दिन सरकार को आपने कह दिया अच्छा साहब अब आप बना दी, तो जानते हैं वो क्या करेगा? वो जज साहब से कहेगा कि अच्छा रिटायर हो रहे हैं ना, अब आ जाइए, जरा मीडिया को देखना है। या वो अपने ही जो ये आइडियोलॉजी के घूमते रहते हैं, कांग्रेस होगी तो कांग्रेस वाला आ जाएगा, कोई लेफ्टिस्ट आ जाएगा, और बीजेपी हो गया तो वो अपना ले आएगा। लिहाजा कंटेंट रेगुलेशन अगर सरकार से, लेकिन मुश्किल क्या है, बिना कानून के रेगुलेट कोई नहीं हो रहा है। जब हम कहते हैं सरकार, मैंने कहा जब ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन पूरे अपने सबाब पे था, अपनी जवानी पे था और बहुत काम कर रहा था, तो हमने कहा मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई थी, हमने कहा कि आप सिर्फ पार्लियामेंट से मुझे ताकत दिलवा दीजिए कि हम अगर कोई इन बातों को नहीं, हमारे नॉर्म्स को नहीं मानता है, तो हम उसको पेनलाइज कर सके। तो उसमें सरकार का जवाब था अच्छा ताकत लेंगे आप हमसे, लेकिन गुर्राएंगे अपने पावर से, ये कैसे होगा? तब तो नॉमिनेट भी हम भी करेंगे, कमेटी जो कमीशन बनेगा उसमें नॉमिनेट भी हम भी करेंगे। अगर पार्लियामेंट से आप पावर ले रहे हैं, मतलब हमसे ले रहे हैं, तो हमारा वर्चस्व नहीं रहेगा, आप करेगा, ये नहीं हो सकता। तो ये यहां पेच फंस रहा है कि अगर हमें लॉ से किसी भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को, यही जो आज भी है, अगर इसी को पावर दे दिया जाए, इसमें गलती इसकी नहीं है, इसकी बात कोई नहीं मानता है, तो ये एक चैनल के खिलाफ सब खड़े हो गए हैं। आज सब है
कल हो सकता है कि 3 के खिलाफ 15 खड़े हो जाए, उसके बाद 7 के खिलाफ 8 खड़े हो जाए। ये तमाशा चलता रहेगा। वजह क्या है कि जब तक वो पावर नहीं मिलेंगे, लेकिन पावर सरकार देगी तो नॉमिनेट भी सरकार करेगी, ये इसका पेच है। लिहाजा सेल्फ रेगुलेशन भारत में लगभग फेल हो चुका है। सिंह साहब, अब आखिर के 2 सवाल हैं, लेकिन आपने एक बात कह करके जो आप लोग मिनिस्टर से मिलने गए थे और उनके जवाब से कम ये पता चल गया लोगों को, या चल जाना चाहिए कि इस समय जो इलेक्शन कमीशन की हालत है, संवैधानिक संस्थाओं की जो पार्लियामेंट से ताकत लेकर के बैठे हुए हैं, या अब दूसरा नाम सुप्रीम कोर्ट का भी लेना पड़ रहा है, या सुप्रीम कोर्ट है, इनके जो फैसले आते हैं और जिनके ऊपर पहले जनता आंख बंद करके विश्वास कर लेती थी, उसे ये लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। सवाल मेरा ये है आखिर में, 2 सवालों में, एक तो ये कि जिस तरीके से प्रिंट के ऊपर टेलीविजन हावी हो गया है, टेलीविजन और छोड़ दीजिए जिस विषय को कवर कर रहा है, जिसका आपने कई बार जिक्र किया, रिया वाला जिक्र, इसको कवर करते हुए वो ये सवाल नहीं उठा रहा है कि सीबीआई ने इतने सालों में, जब से सीबीआई बनी है, कितने केस सॉल्व किए, कितने अनसॉल्व रहे, और इतने दिनों तक आपने, अब जैसे अब बाबरी मस्जिद का भी केस आ गया कि 28 साल आपने लोगों का ध्यान उसके ऊपर रखा, मुकदमा आपने सबूत इकट्ठे किए, तो कैसे सबूत इकट्ठे किए कि कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया कि ये कोई सबूत ही नहीं है? एक सवाल। दूसरा सवाल यह है मेरा कि प्रिंट में जो डिटोरिएशन आया है, जिस तरीके, उसमें सिर्फ कुछ अखबार हैं जो थोड़ी सी आशा जगाते हैं, जिसमें आप टेलीग्राफ का नाम ले सकते हैं, हिंदू का नाम ले सकते हैं, ऑफ कोर्स इंडियन एक्सप्रेस भी उसमें है, पर बाकी सारे अंग्रेजी और हिंदी के अखबार, हिंदी में जनसत्ता कभी कभी थोड़ा बहुत तलाश के देता है, लेकिन ये जिस तरह से प्रिंट का डिटोरिएशन हुआ है और टेलीविजन का तो लगभग 100% डिटोरिएशन हो गया है, लोगों के सवाल तो आते ही नहीं है, वो जो खुद कवर करते हैं उससे उभरते हुए सवाल नहीं आते। और सिंह साहब, जो एक मार्मिक तथ्य जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताएं, हमारे टेलीविजन एंकर कुछ पार्टियों के एक्सटेंडेड सलाहकार हो गए हैं या प्रवक्ता हो गए हैं। जहां उस पार्टी का प्रवक्ता थोड़ा कमजोर होता है तो एंकर इस तेजी के साथ उसकी मदद करता है उसकी, जैसे लगता है कि फिर इस प्रवक्ता को बुलाया क्यों, या पार्टी की बात करने वाले को बुलाया गया। ये जो सारी स्थिति बनी है, ये स्थिति, आपने बीच में एक शब्द इस्तेमाल किया, लोकतंत्र, क्या ये सारी स्थिति जानबूझकर लोकतंत्र को या संविधान के प्रति अनास्था पैदा करने के लिए तो नहीं इस्तेमाल की जा रही है? इसके पीछे कुछ लोग हों। मैं फिर आखिर में एक बात कहता हूं इस आपके कमेंट के लिए, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये सब करने वाले लोग पाकिस्तान और चीन के एजेंट हैं। इनको कहीं न कहीं से, क्योंकि चीनी इतनी कंपनियां विज्ञापन दे रही हैं, तो विज्ञापन देने के साथ वो एंकर्स को या संपादकों को भी पैसा देती हैं। दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तान का नाम इतना चिल्लाते हैं, जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो पाकिस्तान की ताकत दुनिया के सामने नहीं, हिंदुस्तान के लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जो संपादक हैं या जो इस बीट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पहले हम लोग एक सेकंड में समझ लेते थे कि एडिट पेज आर्टिकल में अगर डिफेंस के ऊपर कुछ छपा है तो किस डिफेंस कंपनी ने इसको स्पॉन्सर किया होगा, अच्छी तरह समझ जाते थे पढ़ते ही। उसी तरीके से ये जो स्थिति है, ये स्थिति कहीं भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए कोई विदेशी ताकतों की साजिश या अपने ही देश में कुछ ताकतों की साजिश तो नहीं है जो ये सारी घटनाएं दिखाई दे रही? थोड़ा सा आपके मेमोरी लेन को हम पीछे ले जाना चाहेंगे। आप तो खुद भारत की सबसे बड़ी संस्था के सदस्य रहे हैं, आप मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। एक बात बताएं, इमरजेंसी के 1 साल पहले 1974 से 1976 तक जो केजीबी का स्टेशन डायरेक्टर यहां पे था, ये उसकी किताब में है कि भारत में 3671 आर्टिकल्स हमने लिखवाई मीडिया से। तब तो टेलीविजन होता नहीं था।
वहां के प्रिंट मीडिया में हमने 3671 आर्टिकल्स लिखवाई इंदिरा गांधी के फेवर में, माहौल बनाने के लिए। आप ताज्जुब करेंगे, उसी अखबार में एक और किस्सा है कि एक मंत्री ने हमें फोन किया, मैं स्टेशन डायरेक्टर था उस समय, कि साहब जो कैबिनेट के जानकारियां हैं, जो कैबिनेट मीटिंग में जो होता है, उसकी सारी जानकारी हम आपको दे सकते हैं अगर आप हमें भी। एक्चुअली उस मंत्री को पता लगा कि केजीबी कई मंत्रियों को पैकेट भेजती है हर महीने, तो उसने कहा हम भी दे सकते हैं। ये उसकी किताब में है, उसकी वेरासिटी मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये उस किताब में है और वो किताब काफी मकबूल मानी जाती है। तो उसने हंस के कहा उससे कि आपके यहाँ कैबिनेट में जो एजेंडा जाता है वो हम ही बनाते हैं, इसलिए मुझे आपसे कोई जानकारी तो नहीं चाहिए, लेकिन खैर आपका पैकेट पहुंच जाएगा। ये हालत उस समय भी थी। मॉरल टर्पिट्यूड, नैतिकता का गिरावट किसी आज ही हुआ है, ये ऐसा नहीं है। भी तमाम ऐसे लोग होते थे जो कि अनैतिक थे और अनैतिकता से काम करते थे। हाँ, एक पाल्पेबल डिजेनरेशन ये है कि इतना वल्गर नहीं हुआ था, क्योंकि मीडियम ठीक है। अच्छा, उसमें जो आर्टिकल्स लिखवाए जाते थे उसके पैसे, लेकिन आज जो आप कह रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता कि एडिटर्स को और उसको देश अहित में पैसे दिए जाते, जैसे कि पाकिस्तान को प्रमोट या चाइना को प्रमोट करने के लिए। ये नहीं है भाई। एक सिस्टम है जिसमें कि अगर एक चाइनीज प्रोडक्ट है, उसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो एडवर्टीजमेंट तो नॉर्मल चीज है। अच्छा, उसको मालूम भी नहीं कि इसका ओनर चाइना में, चाइना की जो स्टाइल है, आप ताजुब करेंगे, वर्ल्ड में अगर जीडीपी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है तो वो चाइना को लेके है, क्योंकि एक एक एंट्रीज 3-3 बार कर देता है जीडीपी कैलकुलेट करने में। तो इसलिए चाइना, पहले सिंगापुर में उसने इन्वेस्टमेंट किया, सिंगापुर की कंपनी ने ताइवान में कर दिया, ताइवान की कंपनी ने भारत में किया है। तो लिहाजा किसको पता चलेगा कि ये चाइना का पैसा लगा हुआ है? और मान लीजिए लगा भी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या तो बैन कर दे इस प्रोडक्ट को, जब तक नहीं। इसलिए थोड़ा सा ये ज्यादा होगा कि हम अपने एडिटर्स या मालिकों में इस लेवल की अनैतिकता देखें। हाँ, अनैतिक वो बहुत हैं, वो सत्य को भी गलत कह रहे हैं। कम से कम प्रेजेंट रिजीम, इस रेजीम के बाहर जाने की हिम्मत इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ इतना ही नहीं करेगा, वो इनकम टैक्स, ईडी, सभी का दहशत है। तो लिहाजा हम ये मान सकते हैं कि वो वल्नरेबल हो रहा है, लेकिन ये हम अभी तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो राष्ट्र हित में नहीं है या राष्ट्र के अहित के लिए कोई काम कर रहा, यहां तक नहीं है। हाँ, जो डीजेनरेशन है वो आपका कंटेंट, दो वजह है उसकी। हमारा एडिटर कम पढ़ा लिखा है, बहुत कम पढ़ा लिखा है, इसलिए उसको रियल न्यूज की समझ भी नहीं है। और फिर कितना आसान है कि 10 लाख रुपए शाम को जाएगा तो उसकी तनख्वाह करीब 50,000 रुपए जो शाम को बनेगी एक दिन की तनख्वाह, वो किस बात के वो ले रहा है? तो इस बात के ले रहा है कि 1 घंटे ओबी एक हीरोइन के घर के सामने लगा दो और बता दो कि आज फलाने रेस्टोरेंट से ये और फला हीरो निकले हैं, आजकल दोनों का कुछ चल रहा है। इस बात पे अगर आधा घंटा बिना हर लगे ना फिटकरी, और ये आधा घंटा जनता उसको देख आईबॉल स्केच कर लेते हैं, तो मालिक तो खुश हो ही जाएगा कि टीआरपी भी आई, ग्लैमर भी रहा, और बिना खर्चे के हो गए को भी लगा दो। उसके बाद वो रेस्टोरेंट से निकल रही है, वो निकल रहा है, और एक यंग लड़का जो नया हीरो है वो निकल रहा है। उसके बाद की कहानी आपका डेस्क बना देगा कि साहब दोनों के बीच में आजकल पिछले काफी कुछ चल रहा है, हालांकि उन्होंने मना किया है, कोई बात करने से इनकार किया, और एक बाइक लगा दो उसके मुंह में ठूस दो, वो मना कर देगी, हो गया, बाइट हो गया। तो हमारी मुश्किल ये है कि जब हमारा माइग्रेंट लेवल, ताजुब करेंगे, इतना ही क्यों सोच रहे हैं, कैसा ये सिस्टम है इकोनॉमिक जिसमें कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान अंबानी की हर घंटे पूंजी 90 करोड़ बढ़ जाती है, और 2 करोड़ लोग हमारे बिना जॉब के हो जाते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, जिनको तनख्वाह मिलती है, पीएफ कटता है, और 10 करोड़ माइग्रेंट लेबर हमारा बेकार हो जाता है, और कोई क्रांति नहीं होती।
हम ये दिखाते हैं कि फिल्म वर्ल्ड में दारू कैसे पी जाती है या वो स्मैक कैसे पी जाती है। कितना हम जड़वत हैं, पाप कर रहे हैं ये समाज के साथ कि 12 करोड़ बच्चे हमारे सड़क पे हैं। रोटी में अभी अभी हमें किसी ने फोन किया, हमारे टैक्सी जो जिनसे हम लेते थे, और रोते हुए कहा कि साहब बेटी की पढ़ाई छुड़वा दी है हमने, काम नहीं मिल रहा है। बेटी की पढ़ाई उसने छुड़वा दी। तो ये हमारा दर्द नहीं है, हमारा दर्द है कि सुशांत ने रिया के साथ क्या किया, रिया ने सुशांत के साथ क्या किया। कितने मतलब फॉसिलाइज्ड है हम, जड़वत हो गए हैं। भारत कभी शायद दुनिया का इतिहास माफ नहीं करेगा इंडियन मीडिया को। दूसरा, आप देखें कि कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें अंबानी की हर घंटे 90 करोड़ बढ़ जाती है और 12 करोड़ हमारे बेकार हो जाते हैं। जीडीपी का आप 23.9% जीडीपी ड्रॉप कर जाता है और उस काल में अंबानी की पूंजी बढ़ जाती है। ये मॉडल जो आपका इकोनॉमिक है, ये तो डिसास्टर पैदा करेगा। आप देखते रहिए कुछ दिनों में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो डिसास्टर देखेगा तो कोई राम मंदिर बनवाने लगेगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लॉजिक की इतनी कमी है देश में, सही इंफॉर्मेशन और समाज। आप झारखंड में हर चौथे दिन एक साइकेट्री की पेशेंट, पागल औरत को ईंटों से गांव वाले मार देते हैं, और ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये कह के कि ये डायन है पूरे गांव को खाने आई। और जो हाथ पत्थर से उस औरत को, जिसको कि इलाज की जरूरत है, जिसको मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए था, उस बिचारी को जब वो पत्थर से व्यक्ति मारता है, पूरा गांव मारता है, वही हाथ फिर वोट देके हमारा एमपी चुन लेता है। आप सोचिए वो हाथ कैसे होंगे, कैसा वो प्रजातंत्र होगा, कैसा वो मेंबर पार्लियामेंट होगा। जिन हाथों ने पत्थर से उस औरत को मारा है ये कह के कि डायन है, उसी हाथ से हम बटन दबाते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक उसका। तो जाहिर है कि हमारी डेमोक्रेसी फ्लॉड है। और इसके लिए हम दोष कभी दे देंगे मीडिया को, कभी एडिटर को, कभी मालिक को। हमारी हिम्मत नहीं है ये कहने की कि समाज दोषी है। और हम सब आइए चल के इस समाज के लॉजिक पावर को बढ़ाएं, रेशनल थिंकिंग दें इनको, वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन सही दें, ताकि ये अच्छे लोग बने, सही सोच रखे। ये इस साइड का सोचे, उस साइड का सोचे, किसी साइड का सोचे, लेकिन कम से कम इंफॉर्मेशन तो हो उनके पास। हम अनफॉर्चुनेटली ना हम इंफॉर्मेशन देते हैं, ना उस समाज के लॉजिक पावर बढ़ा रहे हैं। लिहाजा वो समझता है कि जो आई है ये पागल औरत, ये डायन है, और उस गांव वालों ने भेजा है इस गांव को खाने के लिए, तो ये सबको मार देगी एक जादू करके, लिहाजा इसको पहले पत्थर से मार दो। तो ये हमारी आज के बिल्कुल बिल्कुल आज के सिस्टम को जो सबसे ज्यादा सुकून का मौका दे रहे हैं टेलीविजन चैनल, वो ये कि अंबानी के इस सवाल के ऊपर जो आपने उठाया, इसके ऊपर तो कहीं बहस होती ही नहीं है। ये भी बहस किसी टेलीविजन चैनल पर मैंने नहीं देखी सिंह साहब, कि जिसमें हमारी सारी पीएसयूज बिक गई, जो हमारे सारे स्टेशंस, जो हमारे नवरत्न कंपनियां थी वो बिक गई। और देखते देखते एयर इंडिया बिकने की 2 बार बिड हो चुकी है, कोई आया नहीं। अब वो किसे गिफ्ट करेंगे पता नहीं, लेकिन एयर इंडिया भी नेशनल कैरियर हमारा जा रहा है। रेलवे स्टेशन बिक गए, हवाई अड्डे बिक गए, और एक ही पूंजीपति के हाथ में ये सारा गया, हमारे सारा कोयले के स्रोत बिक गए। तो मैं इनके ऊपर किसी टेलीविजन चैनल पर मैंने बहस देखी नहीं। आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल एक अजीब तरह का रास्ता है। और आपने एक फ्रॉड डेमोक्रेसी का शब्द इस्तेमाल किया, आपने शायद थोड़ी सौम्य भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं कि मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र के प्रति ही अनास्था पैदा करने की कोशिश जो सबसे सावधानी पूर्वक हो रही है वो मीडिया के जरिए हो रही है। पर आपसे आखिरी सवाल भी पूछना है, इस स्थिति में क्या नए लोग पत्रकारिता में आए, और आए तो उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए, और आए तो किस चीज के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, या आना ही नहीं चाहिए, कोई और काम करना चाहिए? दो बातें हैं। ये जो नया टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है ना, तो इंस्टीट्यूशंस का कैरेक्टर बदल जाता है। आपने देखा, और ये कार्ल मार्क्स की बहुत बड़ी थ्योरी भी है
कि मोड ऑफ प्रोडक्शन से ही सोशल रिलेशंस डिसाइड होते हैं, इंस्टीट्यूशंस तय होते हैं। आज सोशल मीडिया है, लिहाजा अब जो दो तरह की पत्रकारिता होती है, एक फॉर्मल, एक नॉन फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये इनफॉर्मल है, इसकी आकृति नहीं है। आप जब गाली देते हैं तो उसको देते हैं जो एक 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 एक, एक दफ्तर में बैठा हुआ है, जो फलाने चैनल का दफ्तर है। आप जब कहते हैं कि साहब मीडिया बहुत खराब, देखिए ना फलाना चैनल क्या चला रहा है, तो उस चैनल का एक दफ्तर है, उसका एक एडिटर है, उसका एक मालिक है, ये नॉन लोग हैं, लिहाजा आप उस पर हमला कर देते हैं। अब आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अदृश्य है, एक नंबर का बदमाश है वो भी, लेकिन वो अदृश्य है, लिहाजा हम उस पर हमला नहीं कर पाते, वरना वो भी वही गलती कर रहा है। अब दिक्कत क्या है? लेकिन ये होगा, चूंकि टेक्नोलॉजी आई है, तो अब वो सड़क पे भी जो लड़का सोचने वाला है वो भी अपनी बात कहेगा, एक मूर्ख है वो भी कहेगा, जो डायन को मार रहा है ईटे से वो भी आके उसी ठसके से अपनी बात कहेगा कि साहब वो मैंने देखा रात में वो जादू कर रही थी और फलाना लड़का मर गया, कहिए वो ये भी दिखा दे। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये कैरेक्टर बदलने जा रहा है। अब बदलेगा तो मानव स्वभाव होता है कि वो हमेशा चाहता बेहतर है, भले वो कंज्यूम ना करता हो। हमारे टेलीविजन की ताकत क्यों है? हमारे घर में जो काम करती है वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो अखबार तो नहीं पढ़ती, मेरे यहाँ बहुत सारे अखबार आते हैं तो वो नहीं पढ़ती है, लेकिन हमारा टेलीविजन में प्रोग्राम जरूर देखती, कोई भी प्रोग्राम हो, इवन एडवर्टीजमेंट देखेगी, क्योंकि वो लुभाता है। वे पढ़ी लिखी है तो लिहाजा टेलीविजन की ताकत हमेशा ज्यादा होगी। अब आता है कि इसके बाद सोशल मीडिया आ रहा है, एक बड़ा वर्ग है जो सोशल मीडिया देख रहा है, तो कंट्रोल तो हमें उसको भी करना है। कैसे करेंगे हम? जैसे ही साइंटिफिक थिंकिंग समाज की आ जाएगी ना, तो ये पानी के बुलबुले की तरह है, खट से नीचे आ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने ब्लॉक कर रखा है। हम इसी बात पे खुश हैं कि कोर्ट ने राम मंदिर में जजमेंट दे दिया। हम ये नहीं देख रहे हैं कि सभ्य समाज अगर होता तो सीबीआई आज बंद कर दिया जाता, कि 80 88 28 साल में तुम जो दे रहे हो डॉक्यूमेंट वो फैब्रिकेटेड है, जो तुमने एग्जिबिट्स दिए हैं वो फैब्रिकेटेड है। ये कोर्ट का कमेंट है कि साहब ये अगर फैब्रिकेटेड है तो वो पहुंचे कैसे? अगर थे तो तुमने चेक क्यों नहीं किया? तुमने प्रोड्यूस निगेटिव्स नहीं किए। तो सीबीआई के कम से कम हेड्स रोल कर जाने चाहिए, नौकरियां चली जानी चाहिए थी, सीबीआई बंद हो जाना चाहिए था कमेंट के बाद। लेकिन हम इस बात से खुश है कि देखा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और एक बड़ा वर्ग खुश है, जय श्री राम कह रहा है। उसको दर्द ये नहीं कि सीबीआई कितना बौना साबित हुआ, कितना अपराधी साबित हुआ। ये सीबीआई 4 बार स्टेट कोर्ट में चेंज कर चुका है आडवाणी को लेकर। जैसे जैसे सत्ता आती है सीबीआई का स्टैंड बदल जाता है, कभी कहता है नहीं साहब आडवाणी जी ने कुछ नहीं किया, फिर जब नई सत्ता आ जाती है और वो साहब आडवाणी जी पे केस है, और नहीं तो फिर कभी कोर्ट कह देता है। आप ताज्जुब करेंगे, मुलायम सिंह के डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के केस में 8 बार सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अपना स्टैंड चेंज किया है। जब जब कांग्रेस का समझौता हो जाता है मुलायम सिंह से, तो सीबीआई कहती नहीं साहब कोई केस नहीं बन पा रहा है। और जैसे ही समझौते में कुछ टेढ़ा मेढ़ा होने लगता था तो कहती साहब उनका वो केस इज मेड आउट और हमें साहब परमिशन दीजिए और आइए करके इंटरिम उसके लिए वो चली आती थी कोर्ट में कि साहब मुझे अलाउ किया जाए, मैं मुलायम सिंह की जांच करूं। 8 बार चेंज किया है और हम देख रहे हैं, हम पत्रकार हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन कभी हमें अपने शर्म प्रोफेशन पे आई कि हम धज्जी उड़ा दें ये सीबीआई। तो हमारी प्रॉब्लम ये, हम और पूरा समाज आज बटा हुआ है। आप क्यों मीडिया को कह रहे हैं? पूरा समाज बताओ, सड़क पे चले जाइए, जो अगला आदमी मिलेगा अगर आप उससे कहिएगा कि ये गवर्नमेंट गलत कर रही है तो कहिए आपको मारने लगे। दूसरा एक आदमी होगा जिसको सब कुछ गलत दिखाई दे रहा है। तो भारत में इतना ज्यादा डिवीजन आइडियोलॉजिकल लेवल पे पहले कभी नहीं हुआ, यही सबसे बड़ा खतरा है। और ये डिवीजन कैसा है? इसलिए नहीं है कि उसको इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, इसलिए है कि वो सिर्फ एक नशे में है। कोई एक नशा ये दे रहा है, ये विंग दे रहा है, दूसरा नशा दूसरा विंग दे रहा है। तो हमारी मुश्किल ये है कि हम जब तक समाज में रेशनल थिंकिंग नहीं होगी, मुझे अभी 2 दिन बाद एक किसी उसमें बोलना है
और साहब उसमें वकालत ये हो रही है कि साहब मीडिया सोशल ये मीडिया काउंसिल बनना चाहिए। मतलब हम फिर सरकार के पास जाए कि सरकार एक काउंसिल बना दो ना, और कौन कौन होगा उसमें? अब तो सरकार, हम तो हमेशा आपके साथ ही रहे। तो इस तरह की हम डिमांड करते हैं। हमारी मुश्किल ये है कि हमने कभी रेशनली नहीं सोचा है कि इंडियन मीडिया की जो प्रॉब्लम है इसका ओरिजिन क्या है। और जब ओरिजिन सोच, क्योंकि हम मीडिया को साहब एक सेल्फ रेगुलेशन नहीं चल रहा, सरकार का रेगुलेशन बना दीजिए, हम इस तरह देखते हैं। जबकि हकीकत यह है कि जो वैल्यू सिस्टम है उस बच्चे को माँ ने नहीं दिया है। दो ही संस्था है जो वैल्यूज देती है एक बच्चा जब पैदा होता है, माँ की गोद और प्राइमरी का टीचर। आज अनफॉर्चुनेटली दोनों गायब हैं। लिहाजा वो बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो वो रेपिस्ट ही होगा, क्योंकि उसने मोबाइल पे देखा है जो चीज हम 28 साल में शादी के बाद देख पाते थे, वो 12 साल की उम्र में देखने लगा है मोबाइल, और वैल्यूज मिले नहीं है। लिहाजा वो रोकने का, जो कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है वो है नहीं, माँ की गोद अब नहीं मिलती है। तो लिहाजा प्रॉब्लम वहां है कि भारतीय समाज को जब देखें तो इंटायरिटी में देखें, और तब लगेगा कि यार इसको वैल्यू मिला ही नहीं है। तो जब ये युवा होगा तो यही तो होगा ना, यही तो जाएगा रिपोर्टर और बनेगा तो रिया रिया का किस्सा बताएगा, इसके अलावा उसको कुछ आता ही नहीं। तो हम ये प्रोग्राम समाप्त करते हुए एक मेरे मन में अफसोस रह गया, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। हमारे यहाँ से कहा जा रहा है कि समय ज्यादा हो गया, पर मुझे खुशी है कि एनके सिंह साहब ने जिस तरीके से बातों को रखा, बहुत साफ साफ रखा। लेकिन उनसे मैं कुछ सवाल और करना चाह रहा था, लेकिन अब मैं नहीं कर पाऊंगा। अगले किसी प्रोग्राम में उन्हें आमंत्रित करेंगे, तब के लिए इनको रिजर्व रखते हैं। वो सवाल ये है कि जैसे जैसे बाबाओं के चैनल बढ़े हैं इस देश में, उसी रफ्तार से अपराध, बलात्कार, चोरी, डकैती भी बढ़ी है। जैसे जैसे बाबाओं के भाषण आते हैं, अब ये क्या संबंध है मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाहता था। दूसरा मेरे दिमाग में सवाल है कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के जरिए ये कहा है कि टेलीविजन खतरनाक नहीं है, सोशल मीडिया खतरनाक है, इसको रेगुलेट करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। ये दो सवाल मेरे रह गए। पर लोगों को आज ये एहसास हो गया कि एनके सिंह कैसे बनना चाहिए, कौन से सिद्धांत हैं, किस तरह का स्वभाव है, किस तरह की कंप्रोमाइजिंग नेचर होनी चाहिए, अनकंप्रोमाइजिंग होनी चाहिए, क्या फाइट स्पिरिट होनी चाहिए, और कैसा विजन होना चाहिए, और कितनी नॉलेज होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन और नॉलेज का फर्क एनके सिंह की बातों से सामने आया। जो इंफॉर्मेशन पे चलता है वो कितना उथला होता है, और जो नॉलेज ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन पे चलता है वो कितना सही होता है और सख्त जमीन पे खड़ा होता है। आज ये एनके सिंह साहब ने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए और आपने उसी बेबाकी से बात की जिसके लिए एनके सिंह जी जाने जाते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि आपके मुझे भी जैसे बहुत लोगों से किए हैं, लेकिन संतोष जी बहुत अच्छा लगा आपके साथ, एक रियल जर्नलिस्ट, मजा आया आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और एनके सिंह साहब से दोबारा आने की विनती करते हुए आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं।